अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक अकबर है। आज हमारा 7th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टिप्स रिलेटेड टू द रियल एस्टेट बायर। ये जो टिप्स हैं इसको आप एक तरह का प्रोसेस भी कह सकते हैं, स्टेप्स भी कह सकते हैं। हर वो बंदा जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहा है उसको ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए या इन टिप्स को मद्देनज़र रखना चाहिए जब भी वो रियल एस्टेट मार्केट में जाता है फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी परचेज करने, या फिर अगर उसका ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी परचेज करने का तब भी उसको चाहिए कि इन पॉइंट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करे ताकि वो अपनी जो भी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन है उसको सक्सेसफुली क्लोज कर सके। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि रियल एस्टेट बायर कौन होता है। रियल एस्टेट बायर कोई भी वो बंदा हो सकता है जो कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है और उसके दिमाग में उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। वो हो सकता है कि अपने ख़ुद रहने के लिए प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहा हो, या फिर वो उसका मकसद ये हो कि वो प्रॉपर्टी परचेज़ करके उसको रेंट आउट कर दे। तो बायर बेसिकली वो बंदा होता है जो कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहा होता है और उसके माइंड में कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है जिसके लिए वो प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहा है। नाउ वी विल डिस्कस द टिप्स फॉर द रियल एस्टेट बायर। द फर्स्ट टिप इज़ डिसाइड द एरिया। जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे होते हैं आपको चाहिए कि सबसे पहले आप डिसाइड करें कि किस एरिया में आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस में आया है हमारे कि लोगों ने प्रॉपर्टी तो परचेज़ करनी होती है लेकिन उनके माइंड में ये नहीं क्लियर होता कि वो कहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर बायर क्लियर नहीं होगा कि उसने कहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो वो अपना भी टाइम वेस्ट करेगा, और अगर वो किसी रियल एस्टेट एजेंट को हायर करता है या फिर वो खुद वर्किंग करता है तो वो मोस्टली हमने देखा है कि बायर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है और उसको उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रॉपर्टी भी नहीं मिलती। लिहाजा आपने पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आप किस जगह प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं। आप इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं, फिर इस्लामाबाद में भी आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप CDA सेक्टर में प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं, किसी सोसाइटी में परचेज़ करना चाह रहे हैं। हर चीज़ जो है आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए और उस एरिया से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वहाँ पे प्राइसेस क्या हैं, कौन सी एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसी है, और इसके अलावा जो भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इंसान की उससे रिलेटेड आपने वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने गैदर कर लेनी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बजट। जब आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो आपने एक चीज़ को माइंड में रखना है कि आपने उस एरिया को डिसाइड करना है जो आपकी रेंज में है। ऐसा ना हो कि आपको कोई एरिया पसंद आ जाता है और आप जब वहाँ पे वर्किंग शुरू करते हैं प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए तो आपको पता चलता है कि उस एरिया की जो प्राइसेस हैं वो आउट ऑफ योर रेंज है। अगर आपकी लेट से आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं और आपका बजट 20 मिलियन है तो आपने कोशिश करनी है कि आप उस एरिया में वर्किंग करें जो आपके बजट के अंदर अंदर आ रहा है। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दें उन एरियाज़ में विज़िट करने पे जहाँ पे जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं वो आपकी रेंज में ना हो। वहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस 40 मिलियन हो, 50 मिलियन हो, जबकि आपका जो बजट है वो 20 मिलियन है। तो आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने हमेशा प्रॉपर्टी वही लेनी है जो कि आपके बजट रेंज में है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। जब आपको ये पता है कि आपका बजट कितना है और आपने किस एरिया में प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किस नेचर की प्रॉपर्टी चाहिए। आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए, आपने कोई प्लॉट परचेज़ करना है, कोई घर परचेज़ करना है, फ्लैट परचेज़ करना है। लिहाजा ये सब चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और उसके मुताबिक ही आपने मार्केट में अपनी वर्किंग करनी है। ये एक एग्जांपल दी गई है कि जिसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अगर प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो आपके माइंड में क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे इसमें ये एग्जांपल में दिया गया है कि मिस्टर ए वांट्स टू बाय अ प्रॉपर्टी ऑफ 1500 स्क्वायर फीट एंड द प्रॉपर्टी शुड बी अ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ऑन द सेकंड फ्लोर कंसिस्टिंग ऑफ 3 बेड्स with attached washrooms, 1 kitchen, dining room, TV lounge within the budget range of 15 million. And the area should also be clear in your mind and the city should also be clear. इस एग्जांपल में देखें तो मिस्टर ए की जो प्रॉपर्टी जो रिक्वायरमेंट है वो 1500 स्क्वायर फीट है और उनको एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट चाहिए जिसमें उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें उसके मुताबिक 3 बेडरूम्स होने चाहिए विद अटैच वॉशरूम्स, एक किचन होना चाहिए, TV लाउंज होना चाहिए और डाइनिंग रूम होना चाहिए।
और उनकी जो बजट रेंज है वो 15 मिलियन है। ये यहाँ पे तो हमने एग्जांपल में XYZ एरिया ऑफ द स्पेसिफिक सिटी लिखा हुआ है। हो सकता है वो I-10 इस्लामाबाद में कोई अपार्टमेंट परचेज करना चाह रहे हो। इस तरह मिस्टर ए को इस एग्जांपल में क्लियरली पता है कि वो किस तरह की प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं। आपके माइंड में भी एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए और उसी के मुताबिक आपने भी अपनी वर्किंग करनी है। पॉइंट नंबर 4 इज़ गेट ऑनलाइन प्रॉपर्टी नॉलेज। जब आपको ये पता चल गया कि आपका बजट कितना है, आपने किस एरिया में प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो पहले तो आपने ये करना है एज अ बायर कि आपने उस एरिया में ऑनलाइन वर्किंग करनी है। आपने चेक करना है इंटरनेट में मुख्तलिफ पोर्टल्स पे आपने जाना है, लेट से ज़मीन.com पे जाना है, OLX पे जाना है और आपने ये चेक करना है वहाँ पे जनरली कि क्या प्राइसेस चल रही हैं। आपने मुख्तलिफ लोगों को कॉल करनी है, आपने उनसे ये पूछना है कि सर आपने ये प्रॉपर्टी सेल के लिए लगाई हुई है, इसकी प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, इसकी प्राइस में कितनी नेगोशिएशन हो सकती है और किस साइज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब ऑनलाइन जब भी आपने वर्किंग करनी है, आपके माइंड में कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए वो ज़रा हम देख लेते हैं। लेट से आप उनसे पूछ सकते हैं कि प्रॉपर्टी का साइज़ क्या है, कितनी नेगोशिएशन पॉसिबल है प्राइस में। लेट से अगर एक प्रॉपर्टी 20 मिलियन की लगी हुई है सेल के लिए तो आपने 4-5 लोगों को कॉल करनी है, उनसे पूछना है कि प्राइस में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि नेगोशिएशन आप किस हद तक कर सकते हैं सेलर के साथ। इसके अलावा आपने पूछना है कि ट्रांसफ़र प्रोसीजर क्या है प्रॉपर्टी का। आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूछ लेनी है कुछ इन्फॉर्मेशन। लेट से वहाँ पे कितने रूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं, किचन कितने हैं अगर आप घर परचेज़ करना चाह रहे हैं। इसके साथ ही आपने पूछ लेना है कि एमिनिटीज़ कौन सी अवेलेबल हैं, बिजली गैस पानी की क्या सूरत हाल है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहें तो आपके प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने में कितना ख़र्चा आएगा और आपने जो प्रॉपर्टी की पेमेंट है सेलर को जो करनी है अपने, वो किस तरह करनी है, कैश में करनी है, पे ऑर्डर के थ्रू करनी है या जिस भी तरीके से करनी है। आपने ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, इससे रिलेटेड ऑनलाइन ही अपनी सारी वर्किंग कर लेनी है। इसके अलावा क्या आप कर सकते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 5 में है कि गेट एडवाइस फ्रॉम योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड नेबर्स। आप ऑनलाइन वर्किंग भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, ये जो आपके काबिल एतबार लोग हैं उनके साथ आपने डिस्कस करना है। लेट से आप एक प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में, जैसे हमने एग्जांपल में भी डिस्कस किया कि I-10 में आप कोई अपार्टमेंट परचेज करना चाह रहे हैं, तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर सकते हैं जो उन लोगों के साथ जिनको आप समझते हैं कि वो काबिल एतबार लोग हैं, उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं और आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं या वो आपको कोई सजेशन दे सकते हैं कि उस एरिया में प्रॉपर्टी परचेज़ करना आपके लिए सूटेबल है या नहीं है और वहाँ पे क्या प्राइसेस हैं, किस तरह की एमिनिटीज़ हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उनसे भी गैदर कर सकते हैं। इसमें आपको एक ये भी फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप किसी अपने जानने वाले से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो कोई आपको वो अच्छा रेफरेंस दे दे या कोई किसी प्रॉपर्टी के बारे में बता दे जो आपके लिए बहुत ही सूटेबल प्रॉपर्टी हो। तो एज अ बायर आपने इन सारी चीज़ों पे वर्किंग करनी है और आपने तब ही जाके कोई डिसीजन लेना है जब आपके पास फुल इंफॉर्मेशन हो उस एरिया की जहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 में जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे हमने नोट दिया हुआ है कि ऑलवेज फॉलो द कंप्लीट प्रोसीजर एंड वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स व्हाइल बाइंग अ प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नेबर्स or any of the references in order to protect yourself from any inconvenience. In addition, you should also avoid blind trust on anyone. इस नोट के देने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात इस तरह भी देखा गया है कि जब आप किसी अपने जानने वाले से कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं या उसके रेफरेंस से कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं। यानी कि आप डॉक्यूमेंट्स नहीं वेरीफाई करते हो, आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे होते हैं उस बंदे पे जिससे आपने सजेशन ली होती है या जिसने आपको कोई रेफ़र किया होता है किसी बंदे को। तो आप बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं या इग्नोर कर रहे होते हैं। तो आपने हमेशा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं आपने प्रॉपर अपनी वेरिफिकेशन करनी है डॉक्यूमेंट्स की, हर चीज़ को चेक करना है कि वो चीज़ ऑथेंटिक है और फिर ही आपने कोई भी डील करनी है उनके साथ। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है या आपको शक होता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स बोगस हैं या प्रॉपर्टी उस तरह की नहीं है जिस तरह की आपको ब्रीफ की गई है या बताई गई है, तो आपने उस तरह की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी परचेज नहीं करनी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मीट क्रेडिबल रियल एस्टेट एजेंट। एज ए प्रॉपर्टी बायर आप किसी रियल एस्टेट एजेंट को भी हायर कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता और आप चाह रहे हैं कि आपकी
ट्रांजैक्शन सेफ एंड सिक्योर्ड हो, तो आप किसी क्रेडिबल रियल एस्टेट एजेंट को भी हायर कर सकते हैं जो उस एरिया में डील कर रहा है जहाँ पे आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने उस रियल एस्टेट एजेंट को हायर करना है जिसकी मार्केट में कोई क्रेडिबिलिटी हो या जिसकी कोई रेपुटेशन हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स हो सकते हैं जो उस एरिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हों, लेकिन आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि सारे रियल एस्टेट एजेंट्स एक जैसे नहीं होते। मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के रियल एस्टेट एजेंट्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ एजेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि वर्किंग तो कर रहे होते हैं मार्केट में, लेकिन उनका मकसद कुछ और ही होते हैं। और आपने उस तरह के रियल एस्टेट एजेंट्स से बच के रहना है। आपने चेक कर लेना है कि जिस एरिया में आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं वहाँ पे सबसे अच्छी सर्विसेज कौन सा रियल एस्टेट एजेंट प्रोवाइड करना है और आपने उसी के पास जाना है। बेशक वो कुछ अपनी सर्विसेज जो है वो फ़ीस ज़्यादा ले रहा है, ये कमीशन ज़्यादा चार्ज कर रहा है, लेकिन आपने इस चीज़ को बॉदर नहीं करना। आपने ये देखना है कि जिस बंदे के थ्रू आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है और आपने उससे ही सर्विसेज अवेल करनी है। आपने हर अरे गरे के पास नहीं जाना प्रॉपर्टी परचेज़ करने, आपने किसी अच्छे रियल एस्टेट एजेंट को हायर करना है जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज़ करना चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 इज़ फॉलो द प्रोसीजर। हम लोगों ने अभी तक लेक्चर्स में जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं उसमें मेरा मेन फोकस यही होता है और मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि आपने जब भी प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है आपने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना है। आपने कभी भी ऐसे नहीं करना है कि आप कोई ना कोई लूप होल छोड़ दें या किसी जगह आप वेरिफिकेशन ना करें डॉक्यूमेंट्स की, या जिस तरह भी कोई दूसरा बंदा आपको गाइड कर रहा है आप आंखें बंद करके उसको फॉलो करना शुरू कर दें। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपके कीमती पैसे हैं, आपका कीमती टाइम है, आपने हर चीज़ की वेरिफिकेशन करनी है, हर चीज़ को क्लियर करना है और फिर ही जाके आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है। क्योंकि अगर आपने कोई भी पॉइंट स्किप किया या आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें इग्नोर की तो हो सकता है कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो जाए या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो। लिहाजा आपने हमेशा प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, हर चीज़ की वेरिफिकेशन करनी है और फिर ही जाके आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं रियल एस्टेट बायर से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।